वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला काम तो करेंगे कि कुछ एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर थ्योरी पार्ट में कुछ और थ्योरी फर्दर बाइनोमियल थ्योरम में आगे सीख रहे होंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कुछ एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन आईटीजी एडवांस का पुराना क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं, इनफैक्ट बहुत बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर यूज हो रही है, डेफिनेशन भी अल्टीमेटली यूज होगी। और मतलब अभी तक जो भी डेफिनेशन सीखी हुई है हम लोगों ने, उस डेफिनेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो जो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज that is sigma of minus 1 power r ncr r varying from 0 to n of 1 divided by 2 power r plus 3 divided by 3 power r divided by 2 power 2r, फिर 7 power r divided by 2 power 3r plus 15 power r divided by 2 power 4r। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो की कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं। जो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। तो अगर पहले की कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो यहाँ पर देखो ऐसे हुआ कि अगर कहीं पर a पावर mn लिखा हुआ है तो इसको a पावर m रेज टू n लिखा जा सकता है, या फिर इसको a रेज टू n होल रेज टू पावर m ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर एक चीज और होगी कि एक एक्सपेंशन देखते हैं दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू n। तो अगर इस एक्सपेंशन को लिखा जाए तो ये एक्सपेंशन ऐसे मिलेगा nc0 देन माइनस nc1x फिर प्लस nc2 एक्स स्क्वायर फिर माइनस nc3 एक्स क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज ये हुई कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस ये साइन चल रहे थे। तो अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन को अपने को कॉम्पनसेट करना होता है तो उसको -1 रेज टू n लिख दिया जाता है। और फिर ये nc0 nc1 nc2 nc3, तो इसको तो ncr रूप में लिखेंगे और फिर फाइनली x पावर r ये ऐसे मिल गया। तो अब एक चीज ऐसी हुई कि जो राइट हैंड साइड दी गई है इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिग्मा नोटेशन का यूज करके लिखते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि ये बन जाएगा सिग्मा r varying from 0 to n then ncr। इनफैक्ट सबसे पहले ऑल्टरनेटली जो प्लस माइनस साइन था उसको कॉम्पनसेट करते हैं तो मिलेगा -1 पावर n -1 पावर r देन ncr एंड x पावर r। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो r के प्लेस पर जैसे जीरो पुट करेंगे -1 पावर जीरो फिर nc0 x पावर जीरो, तो इफेक्टिवली पहला वाला टर्म अपने को मिल गया। फिर अगर r के प्लेस पर 1 रखा जाए तो -1 पावर 1 तो नेगेटिव साइन आ गया। फिर ये बनेगा nc1 फिर x पावर 1, तो इस सीरीज का सेकंड टर्म आ गया। तो इफेक्टिवली देखो हुआ ये कि इस सीरीज का एक्सपेंशन फॉर्म तो अपने को ये मिला और उसका सिग्मा फॉर्म अपने को ऐसे कुछ कुछ देखने को मिला। तो देखो बात ये है कि अगर ये चीज दी गई होगी तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिग्मा नोटेशन का यूज करके उसको ऐसे लिखा जाएगा, या फिर अगर कहीं पर अपने को ऐसे कुछ मिल गया तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इजीली। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो ब्रैकेट का पहला टर्म था 1/2r इसको एज इट इज पढ़ा रहने देते हैं। फिर ये जो टर्म गिवन था 3 पावर r डिवाइडेड बाई 2 पावर 2r, तो इफेक्टिवली एक काम करते हैं कि 2 पावर 2r इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये जो 2 पावर 2r दिया गया है 2r, तो इफेक्टिवली इसको ऐसे लिखते हैं 2 पावर 2 रेज टू r। सिंप्लीफाई किया तो ये 4 पावर r बन गया। फिर अगला टर्म अगर उठाया जाए जो कि ऐसे था 2 पावर 3r, तो इसको लिखा जाएगा 2 पावर 3 रेज टू r। तो 2 पावर 3 तो 8 बन गया, इसको लिखते हैं 8 पावर r। फिर सिमिलरली अगर अगला टर्म देखा जाए जो कि 2 पावर 4r है तो उसको ऐसे लिखेंगे 2 पावर 4 रेज टू r और ये बन गया 16 पावर r। तो अब इस तरह से ये जितने भी टर्म्स गिवन थे डिनोमिनेटर में पावर वाले उनको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब एक काम ये करेंगे, जब इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दिया और ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज दी गई है वो अल्टीमेटली पूरे ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले दूसरे तीसरे अप टू जितने भी टर्म्स दिए गए सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर इस सीरीज को लिखा जाए सिग्मा का ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऐसे कुछ बनेगा सिग्मा -1 पावर r वेरी कर रहा था 0 से n, और फिर ncr देन 1/2 रेज टू r फिर प्लस। अब सिग्मा का सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे बन गया सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n देन -1 पावर r, फिर अपने को मिलेगा ncr, और फिर ये अपने को ऐसे मिला था 3 पावर r, और ये जो 2 पावर 2r था उसको सिंप्लीफाई करके 4 पावर r लिखा हुआ है। तो देखो हुआ ये कि ये ऐसे कुछ बनेगा 3 पावर r डिवीजन में 4 पावर r, तो इसको लिखा जाएगा 3/4 पावर r, यानी कि इसके साथ आ गया है 3 डिवाइडेड बाई 4 पावर r। फिर फर्दर
नेक्स्ट, जैसे सिग्मा का ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, देन -1 पावर r, फिर एन सी आर एस्टीज आ गया। और फिर अगर अगले टर्म को देखा जाए तो ये ऐसे था 7 पावर r डिवीजन में 2 पावर 3r। और देखो 2 पावर 3r को 8 पावर r लिखा हुआ है तो ऐसे बना 7 पावर r डिवाइडेड बाई 8 पावर r। तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है 7 डिवाइडेड बाई 8 पावर r प्लस अप टू n टर्म्स। तो अब अगर इसके पहले टर्म को देखा जाए तो ये जो पहला टर्म दिया गया था इसको अगर इसके साथ कंपेयर किया गया तो यहाँ पर देखो सिग्मा सिग्मा एस्टिस था -1 पावर r -1 पावर r एस्टिस था, एनसीआर वो भी एस्टिस था, फिर x की जगह पे बस यहाँ पर 1/2 आ गया है। तो इफेक्टिवली अब हुआ ये कि ये वाली जो चीज दी गई थी इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है 1 - 1/2 रेज टू n, फिर प्लस। सिमिलरली अगर इस वाले टर्म को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो अपने को ऐसे मिला कि x की प्लेस पर 3/4 आया है। तो यानी कि अब सेकेंड टर्म कुछ ऐसे बन जाएगा 1 - 3/4 रेज टू n, फिर प्लस। अब अगर अगले टर्म को देखा जाए तो इस टर्म को जब इसके साथ कंपेयर किया गया तो अपने को ऐसे लगा कि x की प्लेस पर 7/8 आया है। तो अब इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 - 7/8 रेज टू पावर n, फिर प्लस। अगर अगले टर्म को लिखा जाए तो ये नेक्स्ट टर्म अपने को ऐसे मिलेगा 1/2 पावर r 3/r हो गया, फिर 7/8 15/16 वाला टर्म था तो उसको ऐसे लिख दिया जाएगा 1 - 15 डिवाइडेड बाई 16 रेज टू n प्लस अप टू m टर्म्स। तो अब इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 1 - 1/2 तो मिल गया 1/2 और इसकी पावर n। तो इफेक्टिवली इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/2 पावर n, फिर प्लस। अब 1 - 3/4 तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो 4 - 3 दैट इज 1, तो 1/4 पावर n बन गया। तो ये बन गया है 1/4 पावर n, फिर प्लस। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 8 - 7 फिर 1/8 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया है 1/8 पावर n। और फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 1/16 पावर n प्लस अप टू m टर्म्स। तो फर्दर अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एक काम ही करते हैं, ये जो 1/4 था इसको तो 1/2 लिखा जा सकता है और 1/8 को 1/2 पावर 3 लिख दिया, मतलब इसको लिखा जाएगा 1/2 स्क्वायर 1/2 पावर 3 1/2 पावर 4। तो अब अगर फिर से इंडाइसेस की इस प्रॉपर्टी का यूज इस वाले टर्म में कर लिया जाए तो इसको ऐसे लिखा सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n, फिर ये बन गया था 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर रेज टू n, फिर प्लस ये बना 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 रेज टू n प्लस अप टू m टर्म्स। अच्छा, अब इंडाइसेस की अगर इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया जाए इस टर्म में तो अब ये टर्म कुछ ऐसे बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म जो अपने पास बना वो बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n होल क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो अब इफेक्टिवली ये अपने को एक जीपी दी गई है और इस जीपी के m टर्म्स का सम अपने को इवैल्यूएट करना है। तो अब जीपी के m टर्म्स का सम इवैल्यूएट करने के लिए सिंपली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब इस जीपी के m टर्म्स का सम अपने को इवैल्यूएट करना था। तो जीपी का फर्स्ट टर्म तो अपने को ये मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n एंड इनफैक्ट कॉमन रेशियो भी अपने को ये मिला 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। तो अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए जीपी की तो फर्स्ट टर्म मिला 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n एंड कॉमन रेशियो ये भी मिल गया है 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। अब इस जीपी के m टर्म्स का सम अपने को इवैल्यूएट करना है तो उसको एस एम से डिनोट कर देते हैं। तो फॉर्मूला कुछ होता था, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n, फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n रेज टू m, फिर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये बना 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर mn बन जाएगा। फिर एलसीएम से अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो बना 2 पावर mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर mn और फिर डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो डिनोमिनेटर से जो रिजल्ट अपने को मिलेगा दैट विल बी
तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये ऐसे आ गया 1 डिवाइडेड बाई, इनफैक्ट होल डिवाइडेड बाई ये मिल जाएगा 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। तो अब यहाँ से एक चीज़ ये हुई कि 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n और डिनोमिनेटर में भी 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n था, ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो गए। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ये बन जाएगा 2 पावर mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर mn, मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2 पावर n माइनस 1, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। फिर फर्दर आगे बढ़ते कुछ और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन पहले आईटीजे एडवांस में पूछा जा चुका है, फिर उसके बाद जेईई मेन में भी मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन अगर इफेक्टिवली देखें तो बायनरी थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई होती हुई दिख रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। तो देखो पहला टर्म ये आया और फिर सेकंड टर्म ये आ गया, मतलब इफेक्टिवली अगर इसको एक स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो x के प्लेस पर तो अपने को ये वाला टर्म दिखाई दे रहा एंड a के प्लेस पर ये वाला टर्म दिखाई दे रहा, मगर इफेक्टिवली जब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अपने को इवैल्यूएट करना है तो उसमें सिंपली कराया ये जाता है कि गिवन बायनोमियल का जनरल टर्म लिखा, फिर जनरल टर्म में जो x की कलेक्टिव पावर्स आएंगी उसको इक्वेट कर देंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला, यानी कि x की पावर 0, मतलब जो भी यहाँ पर x की कलेक्टिव पावर आएगी एक्सपेंशन से उसकी पावर को यहाँ पर 0 से इक्वेट कर देंगे। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि x की पावर 0 वाला टर्म अपने को इवैल्यूएट करना है, और जब भी इसका जनरल टर्म लिख कर x की जो भी पावर आएगी उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो इफेक्टिवली अपने को r की वैल्यू मिलेगी, जिसकी हेल्प से यहाँ पर वो टर्म बताया जा सकता है जो x से इंडिपेंडेंट रहेगा। मगर इसमें अगर डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए तो कॉम्पिटिटिवली बहुत ट्रिकी हो जाएगा ये। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, मतलब ऐसे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट कि इसको x बोला इसको a बोला फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कुछ एक बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करके पहले टर्म एंड दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मैं कहीं पर x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, इनफैक्ट होल क्यूब, फिर 1 क्यूब, इसको ऐसे लिखूं, और यहाँ पर जो मैं आइडेंटिटी यूज करना चाहता हूँ दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी ऐसे कुछ लिखी जाएगी a प्लस b देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी को ऐसे लिखा जाता है। तो सिंपली मैंने एक काम ये किया कि ये जो न्यूमरेटर गिवन था x की पावर 1 है तो x की पावर को ऐसे लिखा 1/3 रेज़ टू n। तो अभी भी इफेक्टिवली अगर तुम देखो ये x ही लिखा हुआ है, मगर उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, तो ये बना x पावर 1/3 होल क्यूब फिर प्लस। अब अगर यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज किया जाए तो a के प्लेस पर तो x पावर 1/3 है और b के प्लेस पर ये 1 हो गया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ये बन गया है a दैट इज x पावर 1/3 प्लस 1 फिर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो मिलेगा x पावर 2/3 फिर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 फिर माइनस ab, मतलब इसका एंड इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन गया x पावर 1/3। तो अब देखो यहीं से थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा था कि न्यूमरेटर को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीज को अगर देखो, अगर मैं x पावर 1/3 का होल स्क्वायर इसको लिखूं फिर ये x पावर 1/3, तो मतलब ये मुझे a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस a भी टाइप लिखा, तो यहीं से बेसिक आइडिया लगा था कि न्यूमरेटर को ऐसे कुछ ब्रेक किया जा सकता है। तो अब जो न्यूमरेटर अपने पास गिवन था इस बायनोमियल के पहले टर्म का, उस न्यूमरेटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे ही न्यूमरेटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया फिर एक काम ये भी कर लेते हैं कि साथ ही साथ इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स पावर 1/2 दिया गया है, तो अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं, इस वाले टर्म को उठाते हैं x माइनस 1, फिर डिवीजन में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इफेक्टिवली स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब अगर यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन कर ले तो ये तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x और फिर ये माइनस 1 बन गया है। अब देखो एक काम ही करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है फिर माइनस, और ये जो 1 था इसको लिखा 1 स्क्वायर, और डिवीजन तो अपना स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ही दिया गया है। अब इसको अगर देखा जाए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, तो अब जैसे ही उस आइडेंटिटी का यूज किया तो इसको लिखेंगे रूट x माइनस 1 देन रूट x प्लस 1 एंड डिवीजन में आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, फिर अपने को मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x,
फिर जैसे ही ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये क्वांटिटी तो सेम होगी, ये मिला 1 प्लस फिर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/2। तो सेकंड टर्म सिंप्लीफाई होकर ऐसा कुछ बन गया है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो मिला है 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। अब देखो डिनोमिनेटर में एक्स पावर 1/2 था, तो जैसे उसको न्यूमरेटर में पलट के लिखा तो बन जाएगा एक्स पावर माइनस 1/2। तो सेकंड टर्म सिंप्लीफाई होकर ऐसे आ गया। अब फर्स्ट टर्म में अगर न्यूमरेटर के प्लेस पर इन क्वांटिटीज को पुट कर दिया जाए तो देखो होगा ये कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर में x प्लस 1 के प्लेस पर जैसे ही इन दोनों टर्म्स को लिखा, फिर इसके डिनोमिनेटर में देखो ये वाली चीज थी, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो अब इफेक्टिवली हुआ ये कि ये जो बायनोमियल लिखा हुआ था इसके पहले टर्म के प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज बची। तो अब इस तरह से गिवन बायनोमियल को लिखा जाएगा x पावर 1/3 फिर प्लस 1 बचा यहाँ से, फिर उसके बाद माइनस साइन था और उसके बाद ये वाले टर्म आ जाएंगे, तो 1 प्लस x माइनस 1/2 और रेज टू 10। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो माइनस को जैसे ब्रैकेट के अंदर भेजा यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस साइन माइनस बन जाएगा। तो इफेक्टिवली जो रिजल्टेंट बायनोमियल आया है दैट इज x पावर 1/3 फिर माइनस x पावर माइनस 1/2 रेज टू पावर 10। अब इस एक्सपेंशन में अपने को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ढूंढना था, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसका जनरल टर्म लिखेंगे। x के प्लेस पर ये आ गया, a के प्लेस पर ये है और n के प्लेस पर 10 गिवन था, तो इसका जनरल टर्म बनेगा t r plus 1 that will be 10 cr, फिर x that is x पावर 1/3 पावर 10 minus r, फिर a पावर r that is minus x पावर minus 1/2 पावर r। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें जो बनेगा 10 cr minus 1 पावर r। फिर नेक्स्ट x की कलेक्टिव पावर्स को अगर लिखा जाए तो x की पावर यहाँ से मिल रही है 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 और फिर माइनस यहाँ से r/2 आई। तो x की ये जो भी पावर आई है इन पावर्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही x की पावर्स को 0 से इक्वेट किया तो अब यहाँ से रिजल्टेंट बन जाएगा 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू r/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r आ गया। फिर r एक साथ रखा जाए तो 5r इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई है 4। अब r की वैल्यू जैसे ही 4 आई तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अपने को मिल गया, दैट इज t4 प्लस 1। तो t4 प्लस 1 ये x से इंडिपेंडेंट टर्म आया और इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी 10c4 फिर माइनस 1 पावर 4। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्टेंट आया 10c4 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों बायनोमियल थ्योरम में अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 70 इन x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस x पावर 98 प्लस x क्यूब टाइम्स 1 प्लस x पावर 97 प्लस अप टू x पावर 54 टाइम्स 1 प्लस x पावर 46 इज 99 cp माइनस 46 c क्यूब देन p प्लस q इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं। तो अब जब भी ऐसे सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो इफेक्टिवली देखो बायनोमियल थ्योरम में जब प्रोग्रेशन एंड सीरीज का यूज होके किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट इवैल्यूएट करना है तो देखो हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सबसे पहले सीरीज को चेक कर ले, क्योंकि चांसेस ये है कि जो भी गिवन सीरीज होगी या तो वो जीपी बनी होगी या फिर वो एजीपी बनी होगी। तो अब अगर इस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़े, इस आइडिया के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर मैं जीपी के लिए चेक करूँ तो दिस डिवाइडेड बाय दिस जैसे मैंने किया, मतलब इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको देखता हूँ तो जब x क्यूब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आया तो न्यूमरेटर में एक x बचेगा और फिर डिनोमिनेटर में देखो 97 और 98, तो 98 पावर डिनोमिनेटर में होगी तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस x बचेगा। तो इनफैक्ट जब इसको मैं इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ तो मुझे रिजल्टेंट मिला x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। सिमिलरली अगर मैं दिस डिवाइडेड बाई दिस इसकी बात करूं तो देखो ऊपर x की पावर एक ज्यादा है तो ऊपर x मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x की पावर एक ज्यादा है तो रिजल्टेंट बनेगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। तो ये अपने को मालूम पड़ गया गिवन सीरीज एक जीपी है। तो अब अगर इस जीपी के फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म का स्टैंडर्ड नोटेशन a हो गया और वो मिल रहा है x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस x पावर 98 और फिर कॉमन रेशियो अगर देखा जाए तो उसका स्टैंडर्ड नोटेशन r हो गया। तो कॉमन रेशियो मिला अपने को x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। फिर अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 से शुरू होकर 54 तक गया
तो नंबर ऑफ टर्म्स है 53। तो अब अगर इन सभी चीज़ों का यूज़ किसी जीपी के एन टर्म्स के फॉर्मूले में किया जाए तो वो कुछ ऐसे अपने को मिलता था, a दैट इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 98, फिर 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो यहाँ पर वो 53 हो गया। फिर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर दैट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 98, और फिर ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो ब्रैकेट में अपने को ऐसे मिल जाएगा, तो x की पावर 53 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स पावर 53। फिर अगर उसको एलसीएम से सिंप्लीफाई करके लिखे तो बना 1 प्लस एक्स पावर 53 माइनस एक्स पावर 53, एंड डिवीजन में आ गया 1 प्लस एक्स पावर 53, और फिर होल डिवाइडेड बाई ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए यहाँ पर तो ये रिजल्टेंट ऐसे कुछ दे रहा है। देखो यहाँ से हुआ ये कि पावर 98 मतलब 1 प्लस एक्स पावर 98 और 1 प्लस एक्स पावर 53 ऐसे दिया गया था, तो बाहर तो एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर अगर 98 पावर को 53 पावर से अगर डिवाइड कर दिया गया तो अपने को रिजल्टेंट मिलेगा 1 प्लस एक्स पावर 98 माइनस 53, फिर ब्रैकेट में बन जा रहा है ये 1 प्लस एक्स पावर 53 माइनस एक्स पावर 53, फिर होल डिवाइडेड बाई, और ये आ जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स गिवन था तो पलट के न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि इसकी एक और बढ़ जाएगी, तो इफेक्टिवली यहाँ पर आ जाएगा ऐसे 99 माइनस 53। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसे मिला एक्स स्क्वायर टाइम्स और 1 प्लस एक्स पावर तो 9 माइनस 3, तो ये अपने को मिल जाएगा 6, और फिर 9 माइनस 5 4, तो हो गया 46। फिर ब्रैकेट में मिल रहा था 1 प्लस एक्स पावर 53 और फिर माइनस एक्स पावर 53। तो अब फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इफेक्टिवली इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होते ही ये मिलेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स फिर 1 प्लस एक्स पावर 46 प्लस 53, फिर माइनस एक्स पावर 55 एंड 1 प्लस एक्स पावर 46। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट बन रहा है एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर और 639 और 459, फिर माइनस एक्स पावर 55 टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 46। तो अब मुझे इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस में एक्स पावर 70 का कोफिशिएंट इवेलुएट करना था। तो अब देखो यहाँ से वही कि अगर मुझे इसमें एक्स पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए तो इफेक्टिवली करेंगे ये कि यहाँ पर एक्स पावर 68 का कोफिशिएंट पता कर लेंगे। तो जैसे मुझे 1 प्लस एक्स पावर 99 में एक्स पावर 68 का क्वेश्चन पता चला तो एक्स पावर 2 का इस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की पावर 70 बन जाएगी। तो अगर मुझे इसके मल्टीप्लिकेशन में एक्स पावर 70 का क्वेश्चन चाहिए तो मैंने किया है कि 1 प्लस एक्स पावर 99 के एक्सपेंशन में एक्स पावर 68 का क्वेश्चन पता किया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर एक्स पावर 70 का क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर एक काम ही कर लेंगे कि 70 माइनस 55, तो 5 और 2, तो ये आ गया अपने पास 10 में से 5 गया और 6, तो ये आ गया 15। तो यहाँ पर मुझे करना ये होगा कि इसके एक्सपेंशन में x पावर 15 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें फिगर आउट हुई तो देखो होता ये कि x पावर r का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स पावर n इसके एक्सपेंशन में हो जाता था NCR। तो अब अगर इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज कर दिया जाए तो यहाँ से एक चीज़ ये हुई कि इसके एक्सपेंशन में x पावर 68 का कोफिशिएंट अपने को मिल जाएगा 99c 68, देन माइनस अब इसके एक्सपेंशन में x पावर 15 का कोफिशिएंट हो गया x मतलब 46c 15,
तो अब यहाँ से अगर गिवन क्वेश्चन में जो भी कंडीशन थी उसको कंपेयर किया जाए तो जो रिजल्टेंट मिलेगा अपने को, तो यहाँ से तो P की वैल्यू आ गई 68 एंड Q की वैल्यू आ गई 15 और अपने को दोनों का समेशन पता करना था, मतलब P प्लस Q पता करना था। तो ये मिला 68 प्लस 15, तो ये मिला 3 और फिर 1 हो गया 8, तो ये आ गया 83। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी गिवन था, ऑप्शन सी में अपने को 83 मिल रहा था, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं बायनोमियल थ्योरम में।